हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में बता दिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल कैसे बराबर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यानी हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रिएक्शन दिया है हम लोग का Mg प्लस O2, Mg और O2 से मिलकर बना है MgO। तो इसे हम कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए दिया है क्या, Mg प्लस O2 से मिल के बन रहा है MgO। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने जितने दिए हैं पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है Mg की संख्या कितनी है, यहाँ पर एक, तो Mg की संख्या एक लिख लेते हैं। अब देखो O2 की संख्या कितनी है, O2 की संख्या है एक, नहीं O2 यहाँ पर दो है तो O2 को दो लिख लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में आते हैं, तो राइट हैंड साइड में Mg की संख्या कितनी है, एक, और O की संख्या कितनी है, एक। तो देखिए पूरा Mg एक फैमिली था, यानी पूरा एक यौगिक था, तो इसे एक में कर लेते हैं। अब करते हैं संतुलित। तो ध्यान से देखिए, यहाँ है Mg की संख्या है यहाँ पर एक, यहाँ पर भी Mg की संख्या एक है, तो Mg तो संतुलित हो गया। अब देखते हैं O2, तो O जो यहाँ पर है, यहाँ O की संख्या 2 है, यहाँ पर O की संख्या एक है, तो हमें दोनों की संख्या बराबर करनी है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 से हम गुणा कर दें, 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो देखिए 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए O की संख्या तो बराबर हो गई, O भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी O 2 है, लेकिन जो Mg पहले यहाँ पर एक था, यहाँ पर अब हो गया है 2। Mg यहाँ पर कितना हो गया है 2। तो Mg को संतुलित करने के लिए इस Mg में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस Mg में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ Mg की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ Mg की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए, जो हम लोग गुणा करते हैं यानी जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग कंपाउंड के आगे लिखते हैं, यानी यौगिक के जो एलिमेंट हैं उसके आगे लिखते हैं। तो अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, अब पूरा संतुलित हो गया। देख लीजिए, Mg की संख्या 2, इधर भी Mg की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, यानी पूरा हम लोग को जितने एलिमेंट्स हैं सब बराबर हो गए। तो अब देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे सीधे, देखो Mg हम अभी बताएं कि जितने का आएगा ना, यानी जितना मल्टीप्लाई किए रहोगे वो हम लोगों का लिखा जाता है आगे। तो देखो आया मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का 2, तो 2 को हम लिखेंगे Mg के सामने, तो 2 के हो गया 2 Mg, अब प्लस यहाँ पर O2, यहाँ पर O2 पहले का था तो इसी तरह O2 को लिख दो। अब देखो बन का रहा था MgO, का बना था MgO। अब देखो गुणा किससे किया, 2 से, 2 मॉलिक्यूल बराबर हो गए हैं, तो अब क्या करो ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए हो उसे आगे लिख दो, तो हो गया। देखो 2 Mg, 2 Mg, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसको एक ट्रिक से और देखते हैं। ये तो पहला मेथड था, दूसरा का मेथड से कैसे देखेंगे, देखिए इसे मिटाएंगे बताते हैं। देखिए दूसरे मेथड से कैसे देखेंगे, तो दूसरे मेथड से इसी में देख लेते हैं ना, क्या जरूरी है उससे, इससे भी आसान है। देखो Mg यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Mg एक है, Mg संतुलित, कोई टेंशन ना। अब देखो यहाँ पर O 2 है, O की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर O की संख्या कितनी है 1, तो O को बराबर करना पड़ेगा ना। तो O को बराबर करने के लिए अगर समझिए यहाँ 2 से गुणा कर दें हम लोग, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ Mg 2 हो जाएगा, Mg भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो देखो 2 हो गया, लेकिन Mg यहाँ एक ही है, यहाँ पर Mg 2 हो गया। तो जब यहाँ पर Mg 2 हो गया, यहाँ पर Mg एक ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए इस Mg में 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 Mg, यहाँ 2 Mg, यहाँ 2O, यहाँ 2O, हो गया संतुलित। अब चलिए अगला वाला देखते हैं। तो अगला समीकरण है हम लोग का बी नंबर समीकरण है Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। चलिए आसान वाला मेथड देखते हैं। पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ऑक्सीजन को
लास्ट में देखेंगे, और हाइड्रोजन को, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसे बाद में देखेंगे। पहले जो अन्य एलिमेंट्स दिए हैं उसे देखते हैं। तो दिया है Fe की संख्या यहाँ कितनी है 1, यहाँ पर Fe की संख्या है 3, तो हमें दोनों और Fe बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब हमें Fe बराबर करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करें ना, यहाँ 3 से गुणा कर दें। क्या करें, 3 से गुणा कर दें। अब देखिए यहाँ 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए 3 गो Fe यहाँ पर भी हो गया और 3 Fe यहाँ पर भी हो गया। अब Fe हो गया ना, अब चलते हैं O पर, यानी ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन की संख्या इस साइड देखिए 1 है, ऑक्सीजन की संख्या इस साइड कितनी है 1, और इस साइड ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, हमें चाहिए 4, तो सोचिए कि यहाँ से 4 से गुणा कर दे तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। देखिए 4 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, मेंटेन हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है। देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 गुना के 8, यानी हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सिर्फ 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या 8 है, इधर है 2, तो हमें इधर 8 करना है। तो क्या करें, अगर सोचिए कि 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। तो देखिए अब फिर से मिला लेते हैं, 3Fe यहाँ पर भी है, 3Fe यहाँ पर भी है। अब देखिए 4O यहाँ पर भी है, 4O यहाँ पर भी है। अब देखिए 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब देखते हैं सी नंबर क्या दिया है। सी नंबर दिया है समीकरण Na प्लस H2O से बन रहा है NaOH प्लस H2। तो देखिए NaOH प्लस H2 बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम बताएं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए एकदम लास्ट में, सबसे पहले जो अन्य कंपाउंड दिया है, यानी जो अन्य यौगिक दिया है, जो अन्य एलिमेंट दिया है उसे देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बच रहा है सोडियम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्या बच रहा है सोडियम। तो देखिए इधर सोडियम की संख्या है 1, इधर भी सोडियम की संख्या है 1, ये तो अच्छा हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो दोनों और मेंटेन हो गया। इधर भी ऑक्सीजन की संख्या है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, तो देखो इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2, इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या है 2, 1, 3, तो अब कैसे मेंटेन होगा, इधर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3, इधर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2, तो ऐसा करो कि इस हाइड्रोजन में 3 से गुणा कर दो, इस हाइड्रोजन में 3 से गुणा करोगे तो 3 गुना के 6, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब क्या करो ना, इधर क्या करो कि ये जो है ये NaOH में ना तुम क्या करो ना कि 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। जब NaOH में 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 5 गो हाइड्रोजन हो गए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो देखो NaOH यानी 4 गो तो H हो गया, क्या हो गया 4 H हो गया, हाई 2 गो H, 6 गो H हो गया। देखो H कंप्लीट हो गया 6 गो, बट Na बिगड़ गया। ठीक है, Na कैसे बिगड़ गया, अब देखो Na की संख्या हो गई यहाँ पर 4, तो यहाँ पर विचार करना पड़ेगा तब ना Na बराबर होगा। अब फिर से ऑक्सीजन मिलाइए, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो अब देखिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ना कि फिर से देखते हैं, इसे फिर से देखते हैं। देखिए क्या दिया था, Na सोडियम प्लस H2 से बना था NaOH प्लस H2, क्या रहा था NaOH प्लस H2 बन रहा था। तो अब देखो ना क्या करते हैं ना कि सोडियम 1 क्लियर। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 क्लियर। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर है 2। तो क्या करते हैं ना कि
इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 3 थी ना, यहाँ 2 1 1 है 3 हुई थी। तो सोचो कि अगर इसमें भी 2 से गुणा कर दें, अगर इस वाले संख्या में 2 से गुणा कर दें तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है 4 हो गया, 4 को यहाँ पर हाइड्रोजन, 4 को यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन फिर से मिला लो, ऑक्सीजन की संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। अब फिर Na को मिला लो तो Na की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी हो गई है, 2। पहले Na की संख्या थी 1, अब हो गई है Na की संख्या 2। तो क्या करो ना कि 2 से हम गुणा कर दो। अब देखो पूरा संतुलित हो गया। फिर से देखो Na की संख्या यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर भी Na की संख्या 2, Na कंप्लीट। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2, यानी 2 का हम गुणा करोगे तो 2 होगा ना ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ ऑक्सीजन है, 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 ऑक्सीजन आएगा, तो यानी इधर भी 2 ऑक्सीजन, उधर भी 2 ऑक्सीजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या है देखो 2 है हाइड्रोजन और 2 है हाइड्रोजन, दोनों मिलके हो गए 4। तो ये भी समीकरण हो गया संतुलित। अब बढ़ते हैं अगले समीकरण की ओर। तो अगला समीकरण हम लोग को दिया है DAl प्लस H2SO4 से बन रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, इतना बन रहा है हम लोग का, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब मिलाते हैं देखो एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 2, तो बाकी सी बात है यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2। चलो एल्युमिनियम का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं S यानी सल्फर। सल्फर की संख्या कितनी है, तो देखो सल्फर की संख्या है यहाँ पर 1, सल्फर की संख्या कितनी है 1। और इस साइड देखते हैं तो सल्फर की संख्या है 3, सल्फर की संख्या कितनी है 3। तो देखो सल्फर की संख्या 3 है, इधर सल्फर की संख्या 1 है, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, सल्फर की संख्या 3 हो गई, इधर भी सल्फर की संख्या कितनी हो गई 3। चलो एल्युमिनियम और सल्फर तो क्लीन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे हम लोगों को मिलेगा ऑक्सीजन। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या, तो इधर ऑक्सीजन 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कहीं कितना हो गया 12, यानी इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 12। और इस साइड देखो तो इस साइड देखोगे तो 4 3 12, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 12, यानी ऑक्सीजन भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है 6, देखो 3 गुना के 6, यानी इस साइड में है हाइड्रोजन की संख्या 6 और इस साइड में है हाइड्रोजन की संख्या 2। तो यहाँ इसको 6 करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। फिर से मिला लेते हैं, 2 एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर, देखिए 3s इधर, 3s इधर, देखिए 4 3 12 ऑक्सीजन इधर और 12 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। 6 हाइड्रोजन इधर और 6 हाइड्रोजन इधर, इस तरह ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब बढ़ते हैं अगला समीकरण। अगला समीकरण है ई नंबर, ई दिया है KClO3, ऊपर दिया है उत्प्रेरक MnO2 से बन रहा है KCl प्लस O2। नहीं कितना आसान है, KClO3 से बन रहा है KCl प्लस O2, यानी KClO3 से क्या बना है KCl प्लस O2। तो देखिए यहाँ पोटेशियम की संख्या कितनी है 1, इधर भी पोटेशियम की संख्या है, पोटेशियम का तो काम खत्म। अब देखते हैं क्लोरीन की संख्या, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1, हो गया क्लोरीन और पोटेशियम क्लीन हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 3, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2, तो इधर 2 है इधर 3 है, ठीक है, इधर का है 2 है इधर 3 है। तो इस सोचो कि अगर 3 से गुणा कर दो, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 6, और यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, देखो 2 3 6 और 3 दूना के 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर भी 6 हो गई और यहाँ पर भी 6 हो गई। लेकिन यहाँ के देखो 2 हो गया, Cl भी हो गया 2 और यहाँ पर एक ही एक है, तो क्या करो ना यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो अब देखो पोटेशियम 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, Cl 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2,
अब देखो जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2/3 6, यानी ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2/3 6, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अब देखते हैं अगला वाला, ई नंबर दिया है, ई अगला दिया है CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले अब कंपाउंड मिलाएंगे, क्या क्या दिया है, CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2। अब चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है। देखिए कार्बन की संख्या इधर भी 1 है, कार्बन की संख्या इधर भी 1 है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है 3, यानी ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, ठीक है। क्या है ये समीकरण पहले से संतुलित है, हो गया, इतना समझ में आया। अब चलते हैं, एक लास्ट बचा है उसे भी संतुलित कर लेते हैं। तो लास्ट वाला यहां देख लीजिए, N2 प्लस H2 से बन रहा है NH3, N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है NH3। देखिए नाइट्रोजन की संख्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 1, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करो, तो नाइट्रोजन की संख्या तो 2 हो गई, यहाँ पर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, बट हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई 6, इधर हो गई हाइड्रोजन की संख्या 2। तो ये सोचो कि अगर ये वाले हाइड्रोजन में 3 से गुणा कर दो, क्या कर दो, ये वाले हाइड्रोजन में 3 से गुणा कर दो, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस तरह ये समीकरण भी संतुलित हो गया। तो आज हमने समीकरण को संतुलित करना खूब अच्छे से सीखे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, तो हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहला पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो अब देखिए कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए जिसमें ना 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करे, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक मिल जाए लेकिन सिर्फ बने कितना, एक, यानी प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो एक बनना चाहिए। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, यानी सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं योगात्मक उत्पाद, चाहे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया,
समझ में आया योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखें, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। यानी कोई कहने की बात नहीं है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल जब उत्पाद बनाएंगे तब समझ जाइएगा कि वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाया? H2O। H2 प्लस O2 दोनों को मिलकर क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो पदार्थ मिला था, बनाया कगो पदार्थ? सिर्फ एक पदार्थ बनाया, यानी सिर्फ सिंगल पदार्थ बनाया, तो उसे कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे देख लो, कार्बन प्लस O2 तो क्या बनेगा? CO2। देखिए दो को पदार्थ मिले, बनाया कितना? सिंगल पदार्थ, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे क्या? योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान रखना है एकदम कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तब वो अभिक्रिया कहलाएगी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं, दूसरा है हम लोगों का। पहला तो हो गया योगात्मक अभिक्रिया, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हम लोगों का अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया। देखिए अब समझते हैं कि अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं, मान लीजिए कि एक पदार्थ दिया रहे, वो अपघटित होकर कई पदार्थों में टूट जाए, तो वो कहलाता है वियोजन या अपघटित अभिक्रिया। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है CaCO3, मान लीजिए CaCO3 दिया है, और CaCO3 दिया है ना, इसको कर देते हैं हम लोग हीट यानी गर्म का प्रतीक ये है। ठीक है, CaCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2, यानी जिसमें जो यौगिक यानी जो पदार्थ दिया रहता है ना, वो अपघटित होकर टूट जाता है। ठीक है, क्या? जो यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, ठीक है, जो यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं वो कहलाते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देख लीजिए CaCO3 को हीट करने पर बनेगा CaO प्लस CO2। तो देखिए यहाँ एक यौगिक था, एक कंपाउंड था यहाँ पर, एक कंपाउंड था, इसे जब हमने हीट किया ना, यानी जब इसे हम लोग गर्म किए तो गर्म करने पर हमें दो पदार्थ मिले CaO प्लस CO2, यानी ये अपघटित हो गया ना। अपघटित मतलब होता है टूटना, यानी टूट के बिखर जाना। यानी पहले एक कंपाउंड था, अब इसको हीट कर दिए तो दो में टूट गया, तो अपघटित हो गया, टूट गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए, मान लो H2O है, H2O को अगर हम इलेक्ट्रिक दे देंगे ना, विद्युत दे देंगे, क्या दे देंगे? विद्युत। यानी अगर जल में हम लोग अगर विद्युत डाल देंगे ना, जल में अगर इलेक्ट्रिक डाल देंगे तो ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? अगर जल में हम लोग इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो वो H2 और O2 के रूप में टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अपघटित अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया? अब बढ़ते हैं तीसरी बार। देखिए तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी जो बलवान होता है ना वो कमजोर को मार के उसके स्थान से हटा देता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित को मतलब हटा देता है। ठीक है, किसे कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित कोश में लिख लो, हटा देता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी उसके स्थान से हटा देता है। तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Fe+CuSO4। ठीक है, Fe+CuSO4। तो Fe और CuSO4 है, तो इसमें क्या होता है ना, देखिए Fe और CuSO4 का जब हम लोग क्रिया कराते हैं ना, तो देखिए कैसे क्रिया होता है। देखिए Fe के पास होता है डबल प्लस। ठीक है, Fe के पास होता है डबल प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो Cu होता है ना, Cu के पास होता है डबल प्लस, इसके पास भी होता है। और जो SO4 होता है इसके पास होता है डबल निगेटिव। ठीक है, Fe के पास होता है डबल प्लस, Cu के पास भी डबल प्लस होता है, और जो SO4 होता है इसके पास डबल निगेटिव होता है। तो क्या होता है ना, देखिए अब Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है, यानी जो पावरफुल आदमी है वो Fe है, और Cu है ना वो कमजोर है थोड़ा। तो जो Fe है वो उसको धमकाता है। क्या करता है, Fe Cu को धमकाता है। Fe Cu को धमकाकर उसके स्थान से हटा देता है और अपने वहां पर चला जाता है। तो देखिए क्या होता है, Fe पर देखिए डबल प्लस है, SO4 पर डबल निगेटिव है। तो क्या होता है ना कि Fe और SO4 जाके जुट जाते हैं। तो Fe और SO4 जाके जुटेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस बच जाता है। बेचारा Cu कहे कि कमजोर था, तो ये बाहर बच जाता है आराम से। ठीक है, तो देखिए Fe और CuSO4 जब मिलते हैं तो Fe अधिक क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये उससे पता चलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से कि जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है Cu से। तो Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, तो इसको विस्थापित करेगा। अब विस्थापित करेगा तो देखो कैसे विस्थापित किया है, Fe पर डबल प्लस, Cu पर भी डबल प्लस, SO4 पर डबल निगेटिव। तो क्या करता है कि Fe यहाँ से जाता है सीधे SO4 के पास। क्यों, क्योंकि Fe के पास पॉजिटिव है, SO4 के पास निगेटिव। आप जानते होंगे कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं जुड़ता है ना ही कभी निगेटिव जुड़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव कहता है SO4 की आ जाए Fe, तो Fe सीधे चला जाता है किसके पास, SO4 के पास, और बच जाता है Cu। तो देखिए अब समझ में आया प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। जैसे देखिए यहाँ पर हुआ है ना, जो Fe था ये अधिक पावरफुल था, तो Fe जब अधिक पावरफुल था तो Cu को उसके स्थान से हटा दिया। तो देखिए Cu की जगह पे Fe आ गया है ना, तो Cu की जगह पर जब Fe आ गया तो ये अभिक्रिया कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। तो चौथा नंबर है हम लोगों का उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया। चौथा नंबर है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है, जिसमें आयंस, अभी आयंस देखा थे ना, 2 प्लस था, 2 निगेटिव था, फिर 2 प्लस था, इस तरह प्लस माइनस के साथ गया था। तो वही तरह जिस तरह आयनों, जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है ना, उसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। लिख लीजिए पहले, जिसमें आयनों का पारस्परिक
जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है। यानी जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 और है यहाँ पर BaCl2, ठीक है, BaCl2। इससे बन रहा है आपका BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, क्या बनना है, BaSO4 प्लस NaCl। तो अब भाई कैसे पता चलेगा इसमें कि आयनों का पारस्परिक परिवर्तन कहाँ हुआ है? तो अब देखिए कि आयनों का पारस्परिक परिवर्तन कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। तो देखिए जो Na है ना, Na के पास होता है एक पॉजिटिव, Na के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव। आज दो यहाँ था तो इस वाले दो को आगे लिखा जाता है। अब देखिए SO4, अभी बताएं कि SO4 जो होता है इसके पास होता है डबल निगेटिव। देखिए जब आयंस बराबर होते हैं ना तभी जाके एक साथ जुटते हैं। देखिए यहाँ दो को प्लस था, यहाँ दो निगेटिव था, तभी एक साथ आके जुटा था ये। अब देखिए यहाँ Ba पर होता है डबल पॉजिटिव, ठीक है। आई जो Cl है ना, Cl के पास होता है सिंगल निगेटिव, इसलिए यहाँ दो आया था, ठीक है। सबको आयंस में तोड़ दिए, देख लीजिए, NO को भी आयन में तोड़ दिए, SO4 को भी आयंस में, Ba को भी आयन में तोड़ दिए, Cl को भी आयंस में। अब देखिए कैसे जुड़ता है। तो जो प्लस वाला होता है ना वो चला जाता है यहाँ माइनस वाले के साथ, ठीक है। प्लस वाला कहाँ चला जाता है, माइनस वाले के साथ। आज जो SO4 है ना ये चला जाता है, माइनस है तो ये चला जाता है प्लस वाले के साथ। काहे कि पता है कि प्लस माइनस ही अट्रैक्शन करते हैं बस। देखिए जो प्लस है ये जाएगा माइनस वाले के साथ, आई जो माइनस है ये जाएगा प्लस वाले के साथ। तो देखिए हाई BaSO4, देखिए इस पर भी डबल निगेटिव था, इस पर डबल पॉजिटिव था, तो आयंस बराबर थे इसलिए सामने जाके जुट गए सीधे। तो देखिए BaSO4 जुट गया। अब देखिए यहाँ Na प्लस यहाँ Cl माइनस, आयंस एक आयन यहाँ था, एक आयन यहाँ था, तो यहाँ एक प्लस था एक माइनस था, तो यहाँ भी आयंस समान थे, इसलिए Na और Cl आपस में जुट के बना लिए NaCl। तो इस तरह आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें आयनों का पारस्परिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको आज का क्लास समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।